हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम लोग मोलर कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको एक डिटेल्ड फॉर्मेट में नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आज पढ़ लेते हैं। मोलर कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन एट गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ द वॉल्यूम V of solution containing 1 mole of electrolyte kept between two electrode with area cross section A and distance of unit length। मतलब कहने का कि जो मोलर कंडक्टिविटी है, जिसको हम लेमडा m या फिर डेल्टा m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या है? कंडक्टिंग पावर है। ठीक है, एक तरह से क्या कर रही है? जो कंडक्टिंग पावर है आयंस की, प्रोड्यूस हो रही है इन द शेल। जो हम लोग सेल बनाएंगे, एक शेल बनाएंगे इस तरह का, जिसमें हम 2 इलेक्ट्रोड रखेंगे। ठीक है, और इनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स घूम रहे होंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे? आयंस के फॉर्म में होंगे। और जो क्या होगा, हम लोगों ने लिया है जिसका कंसंट्रेशन 1 मोल है, 2 इलेक्ट्रोड के बीच में रखा है, उनको हम सर्किट से कनेक्ट करते हैं। इनके बीच का क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब यहाँ पे जो एरिया है वो क्रॉस सेक्शन एरिया A है। यूनिट डिस्टेंस पे दोनों रखे हुए। ठीक है, तो क्या लिखा है? मोलर कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन एट गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस। मोलर कंसंट्रेशन कंडक्टेंस एक तरह का कंडक्टेंस है ऑफ द वॉल्यूम V ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस, ऐसे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस है जिसका कंसंट्रेशन हमको गिवन है, और जहां पे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रखा गया है 2 इलेक्ट्रोड के बीच में, जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है, और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है? यूनिट है 1 सेंटीमीटर, या ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर। इससे ज्यादा नहीं होगा, 1 किलोमीटर या इससे 1 सेंटीमीटर से कम नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? कंडक्टिंग पावर है, द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस। जो यहाँ पे जितने भी आयंस प्रोड्यूस हो रहे होंगे बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, इनको डिसॉल्व करने के बाद जो भी आयन प्रोड्यूस हो रहे होंगे, मतलब आयंस जो इलेक्ट्रोलाइट है, उसके आयन जो बने होंगे सॉल्यूशन पे जाने के बाद, उनकी जो पावर है, उनकी जो पावर प्रोड्यूस हो रही होगी, वो क्या कर रही होगी? वो एक गिवन सॉल्यूशन में उसी को वही जो पावर है उसको मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। मतलब उन्हीं आयंस की वजह से एक सिस्टम क्रिएट होगा जिसमें हमारा केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, ठीक है, तो इसकी हेल्प से ये हम समझते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो जैसे ही डिसॉल्व होंगे वो आयंस में इजीली ब्रेक होते हैं। इजीली ब्रेक होने पर वो इजीली मूव करना स्टार्ट करते हैं। जिस साइड हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उसके अपोजिट साइड हमारा करंट मूव करता है। तो इस तरह से हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं। उस सॉल्यूशन में हम ये दिखाते हैं कि जो कंडक्टेंस है उस सॉल्यूशन का, वो पर मोल क्या है। मतलब अगर हम इसका फॉर्मूला भी लिखें तो क्या होगा? लेमडा m इज इक्वल टू कप्पा बाय सी। सी क्या है? कंसंट्रेशन है। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे लिखें, कप्पा अपॉन m इंटू 1000, मतलब मोलैरिटी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, कितना वॉल्यूम होना चाहिए? यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम 1000 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो कप्पा अपॉन m इंटू 1000, या फिर कप्पा बाय सी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो जो कप्पा है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, सबको पता है। लेमडा m या डेल्टा m जो है हमारा मोलर कंडक्टिविटी है। m मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, मोल पर लीटर। ठीक है, और अगर हम इसको लिखना चाहें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कप्पा अपॉन n अपॉन v। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू 1000। वॉल्यूम हमारा किस में होगा? लीटर में होगा वॉल्यूम हमारा। अगर ml में होगा तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ml में नहीं है, लीटर में है, तो हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई
नहीं करेंगे। तो इसमें हमने ये समझा, ठीक है। तो जो डाइल्यूशन है, यहाँ पे हम इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन देखते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम पे भी समझा था वेरिएशन इन मोलर कंडक्टेंस, जो हमारा टॉपिक था लास्ट टर्न में, इसका वो टॉपिक क्या था, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद सॉल्यूशन, ठीक है। वो हम लोगों ने कर लिया था। अब हम मोलर कंडक्टेंस तो एक बार समझ लें, फिर उसके बाद इसके साथ हम क्या समझेंगे कि अगर हम कंसंट्रेशन में चेंजेस करें, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाएं या कंसंट्रेशन कम करें, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा, और कंसंट्रेशन घटाएंगे तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बनेगा। डाइल्यूटेड मतलब पतला सॉल्यूशन, या फिर कह सकते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या जो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैं वो कम होंगे, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, उसमें इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो इसको रब करते हैं, होप सो लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो लिख लो। तो इसको रब करते हैं। अब अगर हम बात करें कि अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, तो कंसंट्रेशन अगर हम चेंज करेंगे तो हम वहां पे जो भी ये सॉल्यूशन हम लोगों ने बनाया है या सेल बनाने की कोशिश करी है, उसमें जो मोलर कंडक्टिविटी है उसमें क्या चेंजेस आएंगे अगर हम कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं, ठीक है। अगर हम कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं तो हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है उसमें क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम ये समझेंगे कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है जैसे NaCl, वो आयन के फॉर्म में जैसे ही पानी में जाएगा ब्रेक हो जाएगा। अगर हमने 100 NaCl मोल लिए हैं तो 100 हमें Na+ मिलेंगे, 100 Cl- मिलेंगे, इस तरह से, ठीक है। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो हमने एसिटिक एसिड लिया, तो हमने अगर 100 एसिटिक एसिड लिए CH3COOH, तो हो सकता है 40 ही ब्रेक करें, CH3CO- और H+ में 40 ये मिले, 40 ये मिले, और बाकी 60 हमें CH3COOH के फॉर्म में ही मिले, ठीक है। तो उनको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन जो होगा, या इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, या इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं। डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन मतलब कहने का कि अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी में कंसंट्रेशन घटाते हैं तो क्या होगा, एज सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन डाइल्यूटेड मतलब कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, और कंसंट्रेशन घट रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। कंसंट्रेशन घट रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, जनरली बोल देते हैं, ठीक है। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें और वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वहां थोड़ा थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पूरा पूरा पानी में घुलने के बाद या सॉल्यूशन सॉल्वेंट में घुलने के बाद पूरे पूरे ब्रेक हो जाते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही सॉल्वेंट में घुलेंगे वो पूरे नहीं घुलेंगे, आधे घुलेंगे, ठीक है। तो जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में नमक लेते हैं NaCl, KCl लेते हैं। और अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल एसिटिक एसिड COOH, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, अगर डाइल्यूशन होगा, इफ डाइल्यूशन होगा, डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा तो लेमडा m स्लाइटली इंक्रीज करेगा, स्लाइटली इंक्रीज करेगा, ठीक है। स्लाइट इंक्रीज देखना,
क्योंकि दे आर ऑलरेडी फुली आयनाइज्ड, उनके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा आयंस हो गए। मतलब कहने का मतलब हमने 100 NaCl लिए और उन्होंने मिलके Na+ और Cl- बनाए और साथ में H+ भी है, वाटर का OH- भी है, तो ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे आयंस हो गए। ठीक है, तो जब यहाँ पे ऑलरेडी फुल आयनाइज्ड है, डाइल्यूशन सेपरेशन जो है वो डाइल्यूशन पे जो आयंस का सेपरेशन है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आयंस का सेपरेशन बढ़ता जाएगा और इंटर आयनिक इंटरेक्शन कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इतने सारे आयंस हैं, Na+ है, Cl- है, साथ में H+ है, OH- है, इतने सारे आयंस हैं। ठीक है, हमने वाटर और मिक्स किया, तो ये जब हमने वाटर और मिक्स किया तो ये वाले जो मेन आयन जिनकी हम बात कर रहे हैं ये थोड़े थोड़े दूर होते चले जाएंगे, दूर होते चले जाएंगे, तो इनके बीच का जो इंटर आयनिक डिस्टेंस है, ठीक है, इनके बीच में जो इंटर आयनिक डिस्टेंस, सॉरी इंटर आयनिक डिस्टेंस नहीं, अट्रैक्शन है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम होता दिखेगा। ठीक है, और जिसकी वजह से इनकी मोबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे हम पानी मिलाते जाएंगे नमक का टेस्ट कम हो जाएगा, लेकिन जो आयंस है Na+ और Cl-, वो वाला जो आयंस है वो फ्रीली मूव करने लगेंगे, तो इंक्रीज इन मोबिलिटी, तो जिसकी वजह से मोबिलिटी ऑफ आयन बढ़ जाएगी। ठीक है, इंक्रीज इन मोबिलिटी ऑफ आयन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमको λm या फिर कह सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी बढ़ी हुई कुछ दिखेगी, कुछ बढ़ी हुई दिखेगी। ठीक है ना, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ बढ़ी हुई दिखेगी। अगर हम क्या करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट लेने पर अगर हम डाइल्यूशन करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो वहां पे हमें स्टीप या फिर कह सकते हैं शार्प इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टीप या फिर शार्प इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस पे भी बात कर लेते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट था ये ऑलरेडी CH3 CO- और H+ साथ में H+ और OH- होगा। हम पानी मिलाते जाएंगे तो कुछ हमारे पास CH3 COOH भी होंगे। हम पानी और मिलाएंगे तो हो सकता है ये और ब्रेक हो सकता नहीं हो, डेफिनेटली और ब्रेक हो। पहले हो सकता है ये 30 हो, ये 30 हो, अब ये पानी और मिलाया तो हमने ये 10 और मिल गए, ये 10 और मिल गए, या फिर 40 थे 50 हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा, डाइल्यूशन पर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम, मतलब कहने का मतलब डाइल्यूशन यहाँ पे शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम। मतलब पहले अगर 30-30 बन रहे थे तो अब क्या होगा, और ज्यादा आयंस बनेंगे, आयंस और ज्यादा बनेंगे, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम पहले मेंटेन हुआ था इनके बीच में, वो किसके बीच में, CH3 COOH और CH3 COO- और H+ के बीच में जो इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ था ये, वो बढ़ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब हमें और आयंस मिले हैं, तो ये किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। जब इधर आयंस और मिल गए तो ये बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो चेंजेस देखने होंगे, चेंजेस जो शार्प इंक्रीज इन लेमडा एम में बहुत शार्प इंक्रीज देखने को मिलेगा, या फिर कह सकते हैं स्टीप इंक्रीज, एकदम से हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा लेमडा एम में। ठीक है, या फिर मोलर कंडक्टिविटी जिसको बोलते हैं। और इसी को जो इंक्रीज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हुआ है पानी बढ़ाने पे या पानी मिलाने पे, यहाँ पे बहुत सारा आयंस जो नहीं आयनिक फॉर्म में, बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने आयंस में ब्रेक करना नहीं चाहा था, पानी मिलाने पर उन्होंने अपने आप को और ब्रेक किया। जब और ब्रेक किया तो हम लोगों ने लेमडा एम की
वैल्यू में चेंजेस देखे। अब ये जो चेंजेस देख रहे थे इसी को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ओस्टरवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मोर फ्री आयंस, यहाँ पे हमें मोर फ्री आयंस मिलेंगे। ठीक है, वी गेट मोर फ्री आयंस। ठीक है, मोर फ्री आयंस प्रोड्यूसेस। ठीक है, मोर फ्री आयंस प्रोड्यूसेस, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे फ्री आयंस मिलेंगे जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे अगर डाइल्यूशन बढ़ेगा क्या होगा, डाइल्यूशन बढ़ेगा तो लैम्डा एम बहुत बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आती है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो ऐसा है, वीक जो ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है। ठीक है, जब हम ज्यादा ज्यादा पानी मिलाते जाएंगे तो वो और ज्यादा आयंस के फॉर्म में ब्रेक होते चले जाएंगे। कौन, हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो होप सो इसको नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया है तो फिर से नोट कर लीजिए और समझ लेते हैं कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो लैम्डा एम डिक्रीज करेगा, या फिर उल्टा कह सकते हैं कंसंट्रेशन कम करते हैं या डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो लैम्डा एम बढ़ेगा, डाइल्यूशन घटाते हैं मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो हमारा लैम्डा एम कम होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, डाइल्यूशन बढ़ाने पर लैम्डा एम बढ़ेगा, डाइल्यूशन घटाने पर लैम्डा एम घटेगा और कंसंट्रेशन इसका एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे, बहुत ज्यादा आयंस हमको मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले तो वो घुले नहीं थे, यहाँ पे क्या है ऑलरेडी घुल चुके हैं। हमने 100 NaCl लिए थे और ये 100 Na में 100 Cl में पहले ही मिल गए। ठीक है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने यहाँ पे 100 लिए थे तो यहाँ पे कितने, ये 30 बनाए, इन्होंने 30 बनाए, हमने और पानी मिक्स किया, यहाँ पे क्या किया और पानी मिक्स किया तो हमें 10 और मिल गए। ठीक है, और पानी मिक्स किया तो क्या हो गया, हमें 10 और मिल गए। इस तरह से बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बढ़ता जाएगा और जब ऐसा आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस इलेक्ट्रोलाइट्स के बढ़ेंगे जिनकी वजह से हमको लैम्डा एम बढ़ता हुआ दिखाएगा, ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम शिफ्ट होते हुए भी देखेंगे और ये जो पूरा है वो हम लोग एक बार ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में फिर से देखेंगे। ठीक है, इस वाले को। अब हम बात कर लेते हैं डेल्टा नॉट एम की। वो क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की अब बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, इसको रब कर रहे हैं अब हम। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसमें क्या होगा अभी पढ़ के समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, एक्सेस में डाइल्यूशन देखेंगे। ठीक है, लिमिटिंग या फिर कह सकते हैं स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, वैसे तो लिमिटिंग ही बोलेंगे, इसको लैम्डा एम बोलते हैं और इसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की जो बात है उसको करने से पहले हम लोगों ने ये समझ लिया कि ठीक है, अब क्या है कि हमने क्या किया है कि इसको हटा ही दें, कंफ्यूज करेगा, फिर पता नहीं चलेगा क्या पढ़ रहे हैं। तो जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, जो भी कुछ लिया है उसका इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन जो होगा, कंसंट्रेशन 0 को अप्रोच करेगा। मतलब हम लोगों ने अब उसमें इतना पानी मिला दिया है कि हमको विरले 1-2 आयंस मिल रहे होंगे। ठीक है, तो व्हेन कंसंट्रेशन
टेंस टू जीरो या फिर कह सकते हैं अप्रोचेस टू जीरो। जब हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन जीरो को अप्रोच करेगा, मतलब कंसंट्रेशन टेंस टू जीरो, मतलब डाइल्यूशन इज इक्वल टू इनफाइनाइटी, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, पहले की बात अलग थी कि एक ही डेफिनेशन याद करो और उसी डेफिनेशन को पकड़ के सब कुछ निकाल लो, मतलब 12th भी निकाल लो, बीएससी भी कर लो, एमएससी भी कर लो, ठीक है, उसके बाद नेट भी कर लो, उसके बाद जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कहीं जॉब चाहिए वो भी कर लो। पहले की बात अलग थी, ठीक है। अब क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, मतलब हमें ये पता होना चाहिए जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं या जो भी कुछ पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, वो कहाँ अप्लाई हो रहा है, पहली चीज ये पता होनी चाहिए। दूसरी, पूरी की पूरी थ्योरी पता होनी चाहिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं, अगर आपको कहीं भी, क्योंकि बीच में क्या था, फुली ऑब्जेक्टिव हो गया था 5-6 साल के लिए, सारी चीजें ऑलमोस्ट सारी चीजें ऑब्जेक्टिव हो गई थी। अभी क्या है, 3-4-5 साल से फिर से ऑब्जेक्टिव सॉरी सब्जेक्टिव लाया जा रहा है। अब जब फिर से सारी चीजें सब्जेक्टिव लाई जा रही हैं तो हमें पूरी थ्योरी पता होनी चाहिए। हमें ये भी पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन जीरो हो रहा है, हमें ये भी पता होना चाहिए अगर इस कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच कर रहा है मतलब हमारा डायल्यूशन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मतलब हम लोगों ने इतना डाइल्यूट कर दिया है, बहुत बेतहाशा पानी मिला दिया। मतलब हमने क्या किया है कि 1 चम्मच NaCl लिया है और उसमें 1 स्पून है, या फिर 10 ग्राम कर लेते, 10 ग्राम NaCl में 1 टंकी पानी मिला लिया है वाटर। अब इसमें हम चेक करेंगे तो हमें अगर हम 1000 लीटर वाटर में थोड़ा सा NaCl ले लेंगे तो हमें यहाँ पे कहाँ NaCl का एक आध, अगर हम छोटे से ग्लास में लेके आए तो एक आध आयन मिल सकता है NaCl का, ठीक है। तो कहने का मतलब मोलर कंडक्टिविटी रीचेस इट्स मैक्सिमम लिमिट अगर हम कंसंट्रेशन जीरो को ले जाते हैं, डाइल्यूशन इन्फिनिटी को ले जाते हैं, या फिर दोनों में से कोई एक बात कहते हैं। अगर ये कह रहे हैं तो ये हो रहा है, ये कह रहे हैं तो ये हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मतलब अगर हम कंसंट्रेशन, हमारी कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करती है, हमारी कंसंट्रेशन टेंस टू जीरो या फिर इन्फिनाइट डाइल्यूशन हो रहा है, तो मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम लिमिट को पहुंच जाएगी, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी वो मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और अगर ऐसा हो रहा है तो उसी को नाम हम रख देंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, इसी को नाम रख देंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक और लॉ देखने को मिलेगा, ठीक है। और उस लॉ का नाम रख देंगे कोलार्ड्स लॉ, ठीक है। यहाँ पे हमें एक और लॉ देखने को मिलेगा, कोलार्ड्स लॉ। कोलार्ड्स लॉ नहीं पढ़ाया है तो पढ़ाएंगे इसको। इसमें कुछ लिखना हो तो लिख लो, इसकी डेफिनेशन अभी लिखते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकना। तो आज कोलार्ड्स लॉ समझने के बाद हम लोग, 1 मिनट कहाँ गया मार्क, हाँ, कोलार्ड्स लॉ समझने के बाद हम लोग आज की क्लास फिनिश करेंगे। उसके बाद 5-6 क्वेश्चन है, 2-3 एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के, 2-3 इंटेक्स क्वेश्चन है, 3 होंगे शायद, 3 या 4, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब हम लोग मोलर कंडक्टेंस और इन्फिनाइट मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कर चुके हैं, तो उसमें एक हमें ग्राफ मिलेगा ये वाला, ठीक है। इस ग्राफ में किसके बीच में होगा, लेमडा एम एंड कंसंट्रेशन के बीच में, ठीक है, इसके बीच में, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोलार्ड्स लॉ समझेंगे, ठीक है। उसके बाद ही हम ये
एक मिनट रुकना। मतलब ये समझ लो 2-3 लॉ हैं, वो पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ये ग्राफ समझेंगे। ठीक है, हम एक की बात करें, एक ना बात करें, वो फिर सही नहीं है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलर डेल्टा एम इज इक्वल टू के बाय सी लिख सकते हैं, या फिर के बाय वी एम लिख सकते हैं। ठीक है, सी को एन से डिवाइड कर देंगे तो वी एम बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये वी एम बन जाएगा, यहाँ पे हम सी लिखते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ठीक है, हम लोग पहले क्या पढ़ चुके हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस पे। ठीक है, अभी पढ़ा हम लोगों ने। तो अभी कुछ चीजें चेंज होती हुई दिखेंगी, कुछ चीजें वैसी ही दिखेंगी। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में और वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर हमने डाइल्यूशन बढ़ाया, ठीक है, डाइल्यूशन बढ़ाया तो क्या हो रहा था, मोलर कंडक्टेंस हमारा बढ़ रहा था। लेकिन एक और चीज हमने यहां देखी कि डिस्टेंस बिटवीन आयंस आयंस के बीच में डिफरेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। डिस्टेंस बिटवीन आयंस इंक्रीजेस। ठीक है, तो आयंस बिकम मोर फ्री, आयंस बिकम मोर फ्री, आयंस बहुत ज्यादा फ्री हो गए। ठीक है, अगर क्या कहते हैं कि अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो तो जनता फ्री हो जाएगी। फ्री इन द सेंस अराजक तत्व अपना काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और अगर रूल्स एंड रेगुलेशन सही करने हैं सारे, तो जिस पर्टिकुलर जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर हमारे जो भी सिस्टम है वो सही काम करना चाहिए, मतलब उसके जो ऑफिसर्स हैं वो सही काम कर रहे हों। अगर वो सही काम करेंगे तभी रूल्स एंड रेगुलेशन सही होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन सही होंगे तो ही जनता ढंग से काम कर पाएगी, अपना आसानी से काम कर पाएगी, पढ़ पाएगी, लिख पाएगी, अच्छा खाना पीना रह पाएगी, अपना जॉब कर पाएगी। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, जितनी ढिलाई देती जा रहे हैं उतना रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक हो रहे हैं। हमारी जो जनता है वो फ्रीली कुछ भी कर रही है। ठीक है, अगर अदालतें या फिर जो भी कोड्स हैं हमारे वो सही से लागू नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है, वो नियम कानून लागू नहीं करा पा रहे हैं, तो क्या होगा, जो भी चुन के आती है सरकार, ठीक है, वो भी कुछ लॉज लाती, कुछ लॉज को पहले से बना के रखा हुआ, तो वो एक डेकोरम बना के रखा हुआ है कि हम इसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे और ऐसे ऐसे सोसाइटी चलेगी और ऐसे ऐसे गवर्नमेंट चलेगी, ऐसे ऐसे पुलिस काम करेगी, ऐसे ऐसे कोर्ट काम करेगी। अब सब अपना अपना प्रॉपर काम करेंगे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर लेफ्ट साइड में गाड़ी चलनी है तो लेफ्ट साइड पे रोड पे चल रही है, ठीक है, अगर वो प्रॉपर चल रही है, लेफ्ट साइड पे सभी चल रहे हैं, सब फॉलो कर रहे हैं, और राइट जो मतलब जाने वाले लोग, इधर से जाने वाले लोग लेफ्ट साइड चल रहे हैं, उधर से आने वाले लोग अपने लेफ्ट साइड चल रहे हैं, तो कभी ट्रैफिक लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें अपने रूल और लॉ के हिसाब से होंगी तो क्या होगा, क्या होगा, तो सारी चीजें सिस्टम से चलती रहेंगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अगर हम क्या करेंगे, ढिलाई देंगे,
डाइल्यूशन करते रहेंगे, पानी मिक्स करते चले जाएंगे, मतलब करप्शन बढ़ाते जाएंगे, तो आयंस फ्री हो जाएंगे। आयंस फ्री हो जाएंगे तो रेंडमली मूव करने लगेंगे, रेंडमली मूव करेंगे तो एंट्रोपी एक शब्द आएगा। रेंडमनेस इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही, तो डाइल्यूशन बढ़ेगा तो रेंडमनेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, हमारे आयंस बहुत ज्यादा फ्री हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। और अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या था, पहले ही हमारे आयंस कम घुले थे, ठीक है, हमने डाइल्यूशन स्टार्ट किया तो आयंस के नंबर इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, आयंस के नंबर पहले क्यों कम घुले थे ना, अब ज्यादा घुलेंगे और पानी मिक्स किए तो ज्यादा घुलेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे लैम्डा एम इंक्रीज करेगा, यहाँ पे लैम्डा एम ड्रास्टिकली इंक्रीज करता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, ये हम लोगों ने बात की थी। कोलार्ड्स लॉ में क्या था, मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन देखेंगे। ठीक है, कोलार्ड्स लॉ में हम फाइंड आउट करेंगे मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक मिनट, तो सॉरी, कोलार्ड्स लॉ जो है हमारा वर्क करेगा डेल्टा नॉट एम पे, इस पे वर्क करेगा। ठीक है, इस पे वर्क करेगा, तो इसको अब हम समझते हैं। ठीक है, तो कोलार्ड्स लॉ जो है वो काम करेगा, उसको देखा जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस में, और एक वर्ड यूज हुआ होगा एक्स्ट्रापोलेशन, वो हम ग्राफ में यूज करेंगे, उसके बारे में अभी बात करेंगे। पहले हम ऑल टर्म्स जो है हमारे पास वो देख लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या केस होगा, टेंडेंसी फॉर मोलर कंडक्टेंस, जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में होगी, मोलर कंडक्टेंस की या मोलर कंडक्टिविटी जो होगी वो उसका कंसंट्रेशन 0 पे होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या करेंगे हम, कंसंट्रेशन 0 को अप्रोच करेंगे। ठीक है, या फिर कह सकते हैं डाइल्यूशन इन्फिनिटी पहुंचाएंगे। ठीक है, तो जब हम डाइल्यूशन इन्फिनिटी पे पहुंचा रहे होंगे तो हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस इन्फिनिटी पे मैक्सिमम पे अप्रोच करता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो जब हम ये ग्राफ बना रहे थे, ये वाला ग्राफ, तो हम इस वाले ग्राफ में इसके रिस्पेक्ट में बना रहे थे, तो एक हमको ग्राफ ऐसा दिखेगा, एक ग्राफ ऐसा दिखेगा। ठीक है, दो दो यहाँ पे ग्राफ बताने थे, तो जब हम यहाँ पे लेमडा एम रखते हैं, लेमडा एम इन्फिनिटी क्यूब और ज्यादा बढ़ रहा है, कंसेंट्रेशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब हम यहाँ देखेंगे तो ये वाला जो है शार्प इंक्रीज किसका दिखा रहा होगा, शार्प इंक्रीज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, पहले ही आयन ब्रेक कर गए हैं, और इसका क्या होगा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का, पहले आयन ब्रेक नहीं करे हम, जैसे जैसे पानी घोलते जाएंगे वैसे वैसे हमारा आयंस ब्रेक करते जाएंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जब आयंस ब्रेक कर रहे हैं और हमने एक्स्ट्रापोलेशन किया, किसका एक्स्ट्रापोलेशन किया, इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट किया, तो हम लोगों ने क्या देखा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, हम डाइल्यूशन करने जा रहे हैं, लेमडा एम इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, मतलब हमारा एक तरह से कंसंट्रेशन कम होता चला जा रहा है। ठीक है, इधर आएंगे कंसंट्रेशन कम होगा, उधर जाएंगे कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सेकंड वाला है ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हम लोग देखी, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या देखा कि यहाँ पे एक तरह की टेंडेंसी है, मतलब एक तरह का नेचर है फॉर मोलर कंडक्टेंस, या फिर क्या नाम दिया था, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी नाम देंगे इसको। तो यहाँ पे
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, अगर कंसंट्रेशन 0 को जाता है तो हमारा जो लेमडा एम है, मोलर कंडक्टेंस है, वो इन्फिनिटी को चला जाएगा। ठीक है, अगर हमारा कंसंट्रेशन 0 की तरफ जाता है, इधर 0 0 तो है, इस लाइन पे 0 0 है, कंसंट्रेशन हम 0 0 करते चले जाते हैं, 0 की तरफ भागते चले जाते हैं, तो हमारा लेमडा एम इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। तो लिमिटिंग वैल्यू ड्यू टू एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ कर्व, ये जो एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ कर्व है, नॉट अटेन और ऑप्टेन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये सारी चीजें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बेस पे हो रही होगी। ठीक है, जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे होंगे, और जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो इसमें हम कितना कंसंट्रेशन 0 की तरफ ले जाएं, लेकिन वो 0 इन्फिनिटी नहीं पहुंचेगी। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल होती चली जाएगी, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड इनडायरेक्टली बाय कोलार्ज लॉ। तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कोलार्ज लॉ के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा। अभी इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट या फिर ऑनसेगर कौन सा डे बाय ऑनसेगर थ्योरी, वो तो नहीं बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन समझेंगे उसको। तो होप सो अभी तक जो मैंने बोला वो समझ में आया होगा। कोलार्ज लॉ लिख लेते हैं। ठीक है, कोलार्ज लॉ लिख लेते हैं। तो कोलार्ज लॉ एक तरह से बात दोनों की करेगा, लेकिन ज्यादा बात किसके बारे में करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करेगा। ठीक है, कोलार्ज लॉ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बता रहा होगा। तो लिखेंगे ये ओ, इसमें कुछ चेंज तो नहीं हो, कोलार्ज लॉ LRAUSS हो गया। ठीक है, ये हो गया कोलार्ज लॉ। यहाँ पे क्या था, फर्स्ट कोलार्ज ही पहले थे जिन्होंने यूनिवैलेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करी थी। फर्स्ट, अरे यार इसको क्या हो जाता, फर्स्ट कोलार्ज फर्स्ट थे। कोलार्ज एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने यूनिवैलेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करी थी। was first who talk about univalent strong इलेक्ट्रोलाइट। इस यूनिवैलेंट क्या होता है, यूनिवैलेंट मतलब एक एक वाला, जिनके पास एक एक वैलेंसी वाला हो। ठीक है, जैसे NaCl। when we plot a graph between lambda m and delta c, या कह सकते हैं मोलर कंडक्टेंस एंड कंसंट्रेशन। we found लीनियर प्लॉट ना, या फिर स्ट्रेट लाइन प्लॉट। वी फाइंड, जब हमने ग्राफ बनाया, वी फाइंड अ लीनियर कर्व,
हम लोगों ने एक लीनियर कर्व देखा, कौन से ग्राफ में, ये वाला ग्राफ में, ठीक है, ये वाला ऐसे देखा, ठीक है। और ये किस पे एप्लीकेबल था, ओनली फॉर यूनिवेलेंट, और कब, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, ही सेड दैट या स्टेटेड दैट, स्टेटेड दैट लिखता है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था ना, ही स्टेटेड दैट, क्या कहा उन्होंने, कौन ने, कोलार्च ने, ठीक है। ही स्टेटेड दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर conductivity, at infinite dilution molar conductivity of ions या molar conductance of ions कैसी होगी, become independent of co-ions। अब जब हम क्या कर रहे थे, कंसंट्रेशन डाइल्यूशन बढ़ा रहे थे, तो जीरो की तरफ अप्रोच कर रही थी कंसंट्रेशन, मतलब अपने दोनों जो आयंस हैं Na+ और Cl- एक दूसरे से रिश्ता खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उनके बीच में अब कोई रिश्ता नहीं रहा है, अगर इतना पानी मिला दिया है, पानी ने इतना स्थान दे लिया है, या फिर उनके बीच में स्पेस इतना बन गया है कि अब Na और Cl के Na+ और Cl- के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा, उनके बीच में डिस्टेंसेस बढ़ चुके हैं, ठीक है। ठीक है, कोआयंस एंड कंट्रीब्यूट आ फिक्स, एक फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन अपने बीच में एक शेयर करेंगे, कंट्रीब्यूट अ फिक्स शेयर इन टोटल मोलर कंडक्टेंस, इन टोटल मोलर कंडक्टेंस। इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज देखनी पड़ती है, कभी आगे पीछे ना हो जाए इसलिए। ही स्टेटेड दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस बोल सकते हैं ऑफ आयंस बिकम इंडिपेंडेंट, मतलब हमने जब इतना पानी मिक्स कर दिया तो जो को आयंस था Na+ और Cl-, उन्होंने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया, कंट्रीब्यूट अ फिक्स शेयर इन टोटल मोलर कंडक्टेंस, लेकिन वो अपना शेयर मोलर कंडक्टेंस में कर रहे थे, ठीक है, विच डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स ओन नेचर, जो उनका मोलर कंडक्टेंस जो शेयर वो फिक्स शेयर कर रहे थे मोलर कंडक्टेंस के, वो डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स नेचर, वो अपने नेचर पे ही सारा क्या कर रहे थे, वो जो उनका होल सोल उन्हीं के ऊपर था सारा जिम्मा, अपने अपना आयन मतलब अपना जो Na+ है, Na+ का अपनी ही जिम्मेदारी थी, वो सारी जो नेचर शो कर रहा था अपने जैसा शो कर रहा था। Cl- जो था, इनके बीच में इतने डिफरेंसेस आ गए थे कि Cl- केवल अब जो कुछ भी हो रहा था Cl- अपने ऊपर ले रहा था, ठीक है, जो उसका शेयर था मोलर कंडक्टेंस पे डिपेंड कर रहा था, वो उसके अपने नेचर के थ्रू बताया जा रहा था। Na+ जो था वो अपना नेचर दे रहा था, ठीक है, Cl के इन्फ्लुएंस में नहीं दे रहा था, Na+ ना Cl- Na के इन्फ्लुएंस में कुछ कर रहा था, ठीक है। तो जब ये हो रहा था, ठीक है, तो हमने क्या किया, जब इतना इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, इनके बीच में डिफरेंसेस आ गए, तब क्या हुआ, तब हुआ तब हमको एक देखने को मिला कि टोटल मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट,
जो मोलर कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइट का टोटल था एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो इक्वल हो जाएगा सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ ईच इंडिविजुअल आयंस। ठीक है, जो कंपोज कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट को। इसको नोट कर लिया है तो रब करते हैं। कोलार्स लॉ खत्म हो चुका है, बस हमें समझना है कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो कोलार्स ही वही थे जिन्होंने यूनिवेलेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करी थी। इन्होंने बताया था कि ये जो कर्व है लेमडा एम मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के बीच में, उसको हम एक्स्ट्रापोलेट करें या फिर उसमें क्या करें, इनफाइनाइट डायल्यूशन करें, तो हम देखेंगे कंसंट्रेशन जीरो को हो जाता है। और आयंस के बीच में इतना डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं कि जो आयंस हैं वो अपना ही नेचर पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर लेमडा NaCl देखें, लेमडा एम ऑफ NaCl इक्वल टू हो जाएगा लेमडा एम ऑफ Na प्लस प्लस लेमडा एम ऑफ Cl माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, टोटल मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टोटल मोलर कंडक्टेंस ऑफ strong electrolyte at infinite dilution is given by the sum of molar conductance of ions composing it या forming it, composing it मतलब इलेक्ट्रोलाइट। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था वो जिन जिन आयंस से मिलके बना था, उन आयंस के मोलर कंडक्टेंस के सम के बराबर टोटल मोलर कंडक्टेंस हो जाएगा। मतलब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिन जिन आयंस से मिलकर बना था, उन आयंस का अलग अलग मोलर कंडक्टेंस इन दोनों के सम के बराबर मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इंडिविजुअल आयंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये सब कहाँ हो रहा होगा, जब डाइल्यूशन हमारा इनफाइनाइट हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो रहा है तो ये आएगा। इसके बाद हम करेंगे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या करेंगे, या फिर इसको नाम देते हैं कोलार्स लॉ को, एक और नाम देते हैं। ठीक है, कोलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, और बोलेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। आयंस जो हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, तब उनका जो सम होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको दूसरी तरह से भी लिखा हो सकता है बुक्स में, तो वो देख लेंगे, उससे घबराएंगे नहीं, मतलब यही होगा लगभग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ करेंगे। ठीक है, और पहले तो हम एप्लीकेशन ऑफ डाइल्यूशन लॉ, फिर ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ करेंगे। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ी सी टफ तो है। ठीक है, इसके क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट क्लास में,
उसके बाद हम ही उस सॉल्व पे पहुँचेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। और ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कुछ भी हाइड नहीं किया जाएगा और क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी के जो हैं वो सारे कराए जा रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा अगर चाहिए, अगर एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर पढ़ाएँगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।